नमस्कार। आज हम मौजूद हैं जनपद चित्रकूट के मां मंदाकिनी के उद्गम स्थल। यहाँ जो चित्रकूट से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर ये मध्य प्रदेश परिक्षेत्र का ये एक गांव है जिसका नाम भटवा बरहा है। यहाँ आज हम मौजूद हैं। ये मां मंदाकिनी, जिसको हम चित्रकूट में मां मंदाकिनी के नाम से, वहाँ पे जो नदी है उसका जो उद्गम स्थल है वो दरअसल इसी जगह पे है, जो चित्रकूट से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी मध्य प्रदेश परिक्षेत्र में बरहा गांव में स्थित है। जो यहाँ पे पैसुनी नदी के नाम से आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे कहते हैं ब्रह्मकुंड आश्रम पैसुनी गंगा का उद्गम स्थल, ग्राम बरहा, भटिया, मझगवां, सतना, मध्य प्रदेश। आइए हम चलते हैं और इसके अंदर जान देखते हैं कि वो जो कुंड है और वहाँ का जो जल है, आखिर मां मंदाकिनी जो चित्रकूट में पहुंचने के बाद मां मंदाकिनी कहलाती हैं और यहाँ से जो उद्गम स्थल है, यहाँ पैसुनी नदी है, तो क्या कुछ है यहाँ। आइए चलते हैं इस आश्रम के अंदर और उन सारी चीजों को जानते हैं। यहाँ पे एक साइंटिस्ट की टीम, जेएनयू के जो प्रोफेसर हैं, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के, वो भी मौजूद हैं। रिसर्चर्स हैं जो पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करके इस बात को जानेंगे कि आखिर जब ये यहाँ पहुंचे हैं तो उन्होंने क्या महसूस किया। ये जो उद्गम स्थल की बात आती है मां मंदाकिनी की, जो चित्रकूट में जिनको मां मंदाकिनी कहा जाता है, और यहाँ पे पैसुनी के नाम से उनका एक जो कुंड है उसको देखते हैं। आइए चलते हैं। हम अब उस आश्रम के अंदर पहुंच चुके हैं जो हम कुंड की बात कर रहे थे, जो मां मंदाकिनी पैसुनी नदी के उद्गम स्थल की बात कर रहे थे, उसी जगह पे हम पहुंच चुके हैं। आप देखेंगे इस साइड, मैं अपने वीडियो एजेंट से कहूंगा कि जरा यहाँ दिखाएं। देखिए, ये एक पहला कुंड हमको मिला है जो सबसे पहले ही यहाँ पे जाते ही मिलता है। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, वो नहा रही हैं और यहाँ बहुत, ये जो कुंड है, कहते हैं इसका जो जल है यही सीधे चित्रकूट को जाता है। यहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं वो भी सारे मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करके और इस चीज को जानेंगे कि ये जो पैसुनी नदी का उद्गम स्थल है वो आखिर जो यहाँ पे है, मझगवां के लगभग 50 किलोमीटर की दूरी में, यहाँ पे हम इस चीज को वेरीफाई करेंगे। यहाँ के जो रिटायर्ड डायरेक्टर हैं जीएसआई के, सतीश त्रिपाठी जी, उनसे भी हम इस चीज को जानेंगे और इस चीज को वेरीफाई करने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये जो मां मंदाकिनी, जो चित्रकूट में मां मंदाकिनी कहलाती हैं और यहाँ पे पैसुनी का उद्गम स्थल है, उसके बारे में क्या मानना है। सर, जहाँ पे आज आप मौजूद हैं, तो इसको आपको देखने के बाद क्या महसूस हो रहा है कि ये जो पैसुनी नदी का उद्गम स्थल है, इसके बारे में आपका क्या कहना है टेक्निकली। देखिए, वैज्ञानिक तौर पे जो इस नदी का उद्गम है, वो जो पृथ्वी के अंदर का जल है, वो जब कभी सरफेस पे आता है, उसको कहते हैं कि जब कि ग्राउंड वाटर टेबल जब सरफेस पर आ जाती है, तो वो जो नदी डेवलप होती है, वो यहाँ का उद्गम इसी तरीके का है। और इसलिए, और ज़्यादातर जो प्लेन्स में ज़्यादातर जो नदियाँ हैं, उनका उद्गम इसी तरीके से है कि वो शुरुआती दौर में वो ग्राउंड वाटर से जो भूगर्भ जल है उससे प्रवाहित होती हैं। बाद में उसमें इधर उधर से जो जल मिलता है और बड़ी नदी बनती है, वो एक बात का वो है। लेकिन किसी भी नदी का प्लेन एरिया में उद्गम इसी प्रकार से होता है। यहाँ पर क्या एक चीज़ हम देख रहे हैं कि ये जो हम इस उद्गम स्थल में हम जो गंदगी फैलाते हैं, ये गंदगी जो हम फैला रहे हैं, इससे हमारा जो भूगर्भ जल है वो जल प्रभावित हो रहा है, पॉल्यूशन उसमें हो रहा है। ये इस चीज़ को हमको पहले रोकना है। देखिए, जो नदी प्रवाहित नदी है उसमें अगर हम कुछ प्रवाह करते हैं तो वो प्रवाह होके वो खराब है। लेकिन अगर हम दोनों चीज़ों को कंपेयर करें तो वो जो प्रवाहित नदी है उसमें अगर हम कुछ डालते हैं तो वो प्रवाह करके चला जाता है एक चैनल के अंदर। लेकिन अगर हम किसी भी नदी के इन
इस तरीके के प्लेन एरिया में अगर हम उसको उद्गम स्थल को पल्यूट करते हैं या उस जगह का पर्यावरण हम दूषित करते हैं या उसमें हम साबुन से नहाते हैं, साबुन का उपयोग करते हैं, केमिकल डालते हैं और भी कुछ चीज़ डालते हैं, तो वो जो है उसका अपशिष्ट पदार्थ जो है हमारे पूरे ग्राउंड वाटर को, जो हमारा भूगर्भ जल है, उसको प्रदूषित कर देता है, जो कि बहुत इस क्षेत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। अच्छा सर, बात होती है इको टूरिज्म की। जब इको टूरिज्म की बात होती है और चित्रकूट में एक यूनेस्को जियो पार्क को लेके भी बहुत बड़ा एक कार्यशाला भी हुई, उसमें आप भी रहे, उस अभियान में कहीं ना कहीं मुख्य भूमिका है आपकी। ये जो नदियां हैं, चूंकि ये चित्रकूट है, धार्मिक स्थली है और माँ मंदाकिनी के नाम से है वहाँ, और वहाँ माँ मंदाकिनी की जो स्थिति है वो कुछ और है और जो यहाँ स्थिति है वो कुछ और है। तो जब चित्रकूट के डेवलपमेंट की बात आती है, तो ये जो नदी के संरक्षण और इसकी की जब बात होती है, तो उसके बारे में आपको क्या क्या डेवलपमेंट जिसके जो हम विचार लाए हैं ये यूनेस्को जियो पार्क का चित्रकूट में, उसमें ये प्रभावी भूमिका अदा करता है कि जो हमारी, देखिए, मंदाकिनी अगर स्वच्छ है तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। हम अगर ये माने कि आज की डेट में कि हमने जियो पार्क बनवा दिया, यूनेस्को की मान्यता हो गई, और जब कोई विदेशी अतिथि यहाँ आएंगे और वो ये देखेंगे तो उनको दुख होगा। तो ये जो आज हम कर रहे हैं और आज जो प्रयास कर रहे हैं, ये उस जियो पार्क के प्रयास का पहला कदम है कि जो हमारे जल स्रोत इस क्षेत्र में हैं, नदी हैं, वो स्वच्छ हो जाएं। और उस स्वच्छ करने के लिए एक तो हम बाहर से लोग आते हैं जो उसको खराब करते हैं, और जो स्थानीय लोग हैं उनको सजग होना पड़ेगा, क्योंकि ये उनकी धरोहर है। तो वो अगर सजग हैं और वो देखते हैं कि कोई बाहर का आदमी आकर के हमारे जल स्रोतों को खराब कर रहा है, तो उनको इस विषय को उनके सामने रख के उसको रोकना होगा। खुद तो नहीं करना है, लेकिन दूसरों को भी नहीं करने देना है। ये प्रयास और ये चीज़ों को हम स्थानीय लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम उद्गम स्थल से शुरू करेंगे तो हमारी जो मेन मंदाकिनी माँ है वो स्वच्छ होगी। ये शुरुआती दौर से हम लोगों को इस काम को करना है। इसलिए हम एक तरफ तो उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं कि हम इसको जियो पार्क बनाएं, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से उसको उतारें ज़मीन पे। पर हमारा पहला काम यही है कि ये क्षेत्र जो है, चूँकि ये धार्मिक क्षेत्र है, तो इसको पॉलीथीन से मुक्त करें, इसको पॉल्यूशन से मुक्त करें। हमारी जो भी जल स्रोत हैं और जो नदियाँ हैं वो पॉल्यूशन से मुक्त हो जाएँ। ये बहुत बड़ा सामाजिक दायित्व है, सरकार से ज़्यादा समाज का दायित्व है, ये मेरा अपना मानना है। कुल मिला के कहने का मतलब आपका ये है कि माँ मंदाकिनी को बचाने के लिए जन जागरूकता बेहद जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला। हमारी जो जनमानस है, वो जब इस चीज़ को समझ लेगा, तो हमको न सरकार की ज़रूरत है, न हमको किसी की भी ज़रूरत नहीं। जनमानस खुद इतना सक्षम है कि वो इस कार्य को खुद करने में आगे आएगा और उसको कर सकेगा। थैंक यू सर। देखिए, हमारे साथ जो बातचीत कर रहे थे वो जीएसआई के रिटायर्ड डायरेक्टर साइंटिस्ट सतीश त्रिपाठी जी थे। आइए चलते हैं, यहाँ पे कुछ रिसर्च स्कॉलर्स भी आए हुए हैं जो जेएनयू से हैं। जेएनयू के ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के डीन हैं, उनसे भी हम बातचीत करके जानेंगे कि ये जो पैसुनी नदी के उद्गम स्थल पे आज वो यहाँ पे आए हैं, तो आखिर उन्होंने यहाँ पे देखने के बाद क्या महसूस किया और क्या यहाँ पे चेंजेस वगैरह उनके दिमाग में हैं जो यहाँ पे करने की कहीं ना कहीं जरूरत है। तो मैं एक बार कहूँगा कि वीडियो जर्नलिस्ट से इस कुंड में ये जल आता है। वहीं यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इस कुंड के किनारे बैठ के नहा रहे हैं और यही जल कहीं ना कहीं चित्रकूट पहुंचता है। और ये चित्रकूट में माँ मंदाकिनी, चूंकि वो एक धार्मिक स्थली है, वहां पे लोग, लाखों करोड़ों लोग इसी जल में आस्था की डुबकी लगाते हैं। और जो यहाँ यहाँ के जो जल की स्थिति है, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कि जरा इधर दिखाएं। ये देखिए, ये मेन कुंड है, यही पैसुनी नदी का उद्गम स्थल है और यही पैसुनी नदी चित्रकूट पहुंच के माँ मंदाकिनी का रूप ले लेती हैं। यहाँ पे जेएनयू के प्रोफेसर हैं, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के डीन हैं कौशल किशोर जी। हम उनसे बातचीत करके इस बात को जानेंगे कि आखिर आप यहाँ पहुंचे हैं सर, तो
आपको इस जगह को देखने के बाद और माँ पैसुनी जो यहाँ पैसुनी के नाम से है और यही चित्रकूट पहुंच के माँ मंदाकिनी के नाम से जानी जाती है, क्या मानना है आपका सर? मेरा मानना ये है, जब मैं पहली बार यहाँ आया और चित्रकूट में राम घाट पे और जानकी कुंड पे जब देखा तो मुझे पानी की दुर्दशा बहुत अच्छी नहीं लगी और बहुत मैला पानी था और ना नहाने योग्य था ना पीने योग्य था। तो मैंने फिर जो हमारे साथी है विवेक से मैंने चर्चा की, अश्विनी से चर्चा की कि मैं क्यों ना हम लोग यहाँ पर एक गोष्ठी का आयोजन करें और उस गोष्ठी के साथ साथ जहाँ से माँ मंदाकिनी निकलती है वहां जाकर के गांव के साथ मिलकर कुछ कार्य करें जिससे कि एक जागरूकता का अभियान शुरू हो और उसके साथ साथ में इसको समयबद्ध योजना के अंदर समाज के साथ जुड़कर पूरी इस नदी को साफ करने का एक अभियान चलाना चाहिए। और वो हमारा एक प्रयास पहला कल शुरू हुआ और लोगों ने अपनी बातों को नदी को बचाने के बारे में सब बातें बताई और आज हमारा यहाँ पर समाज के साथ एक गोष्ठी का आयोजन है और समाज क्या सोचता है इसके बारे में वो साइंटिस्ट लोग सुने, पढ़े लिखे लोग सुने कि समाज के लोग क्या समझते हैं कि कैसे इसको ठीक किया जाए, कैसे इसके रख रखाव होने चाहिए, इसका क्या फायदा नुकसान हो सकता है, क्यों इसमें पानी में कमी आती है, क्यों पानी ज्यादा होता है। तो जो सबसे प्राथमिक रूप से इसका उपयोग करते हैं वो लोग यहाँ पर जब जिम्मेवारी लेनी शुरू करेंगे तब एक अच्छा कार्य हो सकता है। और मैं हमेशा दूसरी बात ये कहता हूँ कि चाहे वो यहाँ के राजनेता हो या चाहे यहाँ के जो नौकरशाह लोग हैं उनका अपना सोचना अलग अलग हो सकता है। उस सोच को मैं कभी बुरा नहीं मानता, लेकिन हाँ समाज का सोच हमेशा स्वच्छ निर्मल पानी की तरह होता है। अगर उस सोच को हम बरकरार करके कुछ योजना बनाते हैं तो मुझे लगता है कि इस नदी की भी भलाई होगी और यहाँ के समाज की भी भलाई होगी, यहाँ के जलवायु की भी का ठीक रख रखाव हो पाएगा और यहाँ के जीव जंतु भी जीवित रहेंगे। नहीं तो वरना ये पूरा समाज बिना पानी के समय के आने के बाद एक यहाँ या तो पलायन कर जाएगा या यहाँ पर खत्म हो जाएगा। सर आप चित्रकूट में हैं और चित्रकूट भगवान श्री राम की तपोस्थली के नाम से जानी जाती है। इको टूरिज्म की बात होती है चित्रकूट में, डेवलपमेंट की बात होती है और चित्रकूट में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी काफी काम कर रही है। लेकिन जब आप नदी की बात करते हैं तो एक मन में विचार आता है इसके संरक्षण की, इसकी सुरक्षा की, इसको स्वच्छ रखने की। इसमें किस प्रकार के चेंजेज आप मतलब यहाँ क्या कहना चाहेंगे कि किस टाइप के डेमोग्राफिक चेंज होने चाहिए? जब मेरा एक मन में विचार था और मुझे जो इस कार्यशाला के संयोजक हैं अश्विनी जी, उन्होंने मुझे कहा कि सर, मैंने उनको एक सुझाव दिया था। मुझे इनके जहाँ से उद्गम इस नदी का होता है उसके बारे में मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं था। तो उसने मेरी बात को माना और उसने मुझे कुछ समय पहले यहाँ के फोटो भी भेजे। तो मैं उत्साहित भी था कि मेरा जीवन में पहला अवसर है, मैं लगभग 65 साल उम्र का हो गया लेकिन मैंने किसी भी नदी का आज उद्गम नहीं देखा जहां से नदी बनती है। तो यहाँ आने के बाद एक अनुभव ये हुआ कि अगर मैं ब्रह्मकुंड को देखूं और यहाँ के निर्मल नीले जल के पानी को देखूं तो और उसको मैं अगर इस पानी को चित्रकूट में अगर देखूं तो इतना ज्यादा परिवर्तन होता है और लगभग वो मैली और मिट्टी के जैसी हो जाती है। अब इको टूरिज्म की बात रही तो अगर इस स्थल को इको टूरिज्म के हिसाब से डेवलप किया जाए तो इस लोगों के आसपास कम्युनिटी की आर्थिक तो वृद्धि होगी, लेकिन लोगों में नदियों को बचाने की जागरूकता भी बढ़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। और जो विद्यार्थी हैं, चाहे वो कॉलेज के हैं, चाहे वो स्कूल के बच्चे हैं, कोई भी आके देखेंगे, उनको दिखाना सबसे जरूरी इसलिए है कि भविष्य में उन्हीं लोगों ने इस बागडोर को आगे ले जाना है। वो देखें कि जब नदी जहां से निकलती है तो कितनी स्वच्छ और साफ होती है और वही मानव उसी नदी को समय के साथ दूर दार तक उसको कितना खराब और प्रदूषित कर देता है। इसलिए सारा समाज प्रदूषित और खराब होने लगा है। तो नदियों को बचाना, उसके उद्गम को बचाना और वहां से इको टूरिज्म को उसी जगह से डेवलप करना। और मुझे बताया गया कि लगभग इस उद्गम के पास जो है कोई 14-15 एकड़ जमीन है। अगर इसका ही सौंदर्यकरण किया जाए और इको टूरिज्म को यहीं से डेवलप किया जाए तो ना जाने कितनी तरह के साइंटिस्ट, विद्वान लोग आएंगे और अपने सुझाव देंगे। तो नदी को बचाने का कार्य मैं समझता हूँ उनके आने से भी और इको टूरिज्म की वजह से भी एक अच्छा कार्य हो सकता है।
सर आपके साथ एक रिसर्च स्कॉलर्स टीम भी है आपके साथ जो आई हुई है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो माँ मंदाकिनी को बचाने की बात हो रही है, उस पे आपका किस प्रकार से क्या सहयोग जा रहा है, क्या सपोर्ट है? मेरा सिर्फ एक ही विचार था कि जब तक जागरूकता का अभियान नहीं अगर शुरू होता है किसी जगह से, शायद समाज इस पूरे बुंदेलखंड में जहाँ से ये निकलती है और आगे चित्रकूट तक जाती है, वो समाज ये मान के चलता है कि ये नदी है, ये चलती रहेगी, ऐसा उनका विश्वास हो सकता है। लेकिन जब मैं हजारों नदियां जो विलुप्त हो गई अगर मैं उसको देखूं और हजारों नदियां इतनी पोल्यूटेड हो गई जिसका पानी पीने योग्य नहीं बचा, तो मुझे मन में डर पैदा होता है कि आने वाली पीढ़ियां आज के वर्तमान पीढ़ी को क्या आने वाले भविष्य में संज्ञा देंगी, उसका मैं अंदाजा नहीं लगा सकता कि क्या विरासत छोड़ के गए। तो हमें ये नदियां विरासत में मिली है और हजारों साल पुरानी नदी एक विरासत में हमें मिली है, तो मुझे लगता है कि इसको बचाना बहुत जरूरी है। सर आपने विरासत में मिली हुई चीज की बात, तो कहीं ना कहीं इसको संरक्षित करने को एक चुनौती के रूप में भी आप क्या मानते हैं कि इसे बचाना एक चुनौती है? ये क्योंकि प्रकृति अपने हिसाब से चलती है, मानव बहुत छोटा है प्रकृति के आगे। चुनौती कई तरह की चुनौतियां हैं। एक पर्यावरण की चुनौती अलग हो सकती है, एक राजनीतिक चुनौती अलग हो सकती है, आर्थिक चुनौती अलग हो सकती है, राजनीतिक चुनौती अलग हो सकती है, ब्यूरोक्रेटिक चुनौतियां अलग हो सकती हैं। जब भी कोई समाज अच्छा कार्य करने लगता है, जो मेरा अनुभव है, कहीं ना कहीं वो लोग उसको अलग मतलब निकाल करके उसमें बाधा पैदा करने की कई बार कोशिश करते हैं। हालांकि उसका फायदा नहीं होता है, लेकिन बाधा होने से जो काम की गति होती है वो थोड़ी धीमी हो जाती है और कई लोगों का ऐसी परिस्थितियों में मनोबल टूटता है। तो समाज में इन चुनौतियों को सामना करने के लिए शिक्षा जगत के लोग और समाज जब मिल जाएगा तो ये चुनौतियां हम ऊपर निकाल के ले जा सकते हैं। कुल मिला के जन जागरूकता बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये जो आज का कार्यक्रम है वो उस गोष्ठी का एक अंश है जो एक जागरूकता के अभियान के तहत यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी के लोग भी हैं, पढ़े लिखे समाज के लोग भी हैं, विद्यार्थी भी हैं, समाज के लोग भी हैं। ये सब एक विचार गांव के लोगों के साथ आज बैठ के करेंगे कि गांव वाले क्या बताते हैं, उनकी क्या सोच है, वो क्या चाहते हैं। अगर जब तक समाज की बात को अगर दूसरा समाज जो उस ओर खड़ा है वो नहीं समझता और सुनता है, तो मुझे लगता है किसी चीज का समाधान निकालना बहुत मुश्किल है। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ जेएनयू के ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के डीन कौशल किशोर जी। इनके साथ कुछ रिसर्चर्स भी हैं जो यहाँ एक लर्निंग के लिहाज से कुछ सीखने के लिए या यहाँ के बारे में कुछ जानने के लिए आए हुए हैं। हम इनसे बातचीत करके जानेंगे कि आखिर यहाँ पहुँचने के बाद इनका क्या अनुभव रहा। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम रुजन कुमार है और मैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भूगोल डिपार्टमेंट में शोधार्थ हूँ। तो आप यहाँ चित्रकूट पहुँचे हैं, तो आपकी रिसर्च जो चल रही है, आप क्या ये उसी का एक पार्ट है जो आपकी लर्निंग के लिए, जो आपकी रिसर्च के लिए है, जिसके लिए आप यहाँ पहुँचे हुए हैं, या फिर ये जो पैशुनी नदी का उद्गम स्थल है, इसमें क्या चेंजेज हो सकते हैं, इसके बारे में भी कुछ आपके आइडिया होंगे? क्या बोलेंगे? जी हम लोग जैसा किताबों में पढ़ते हैं, हम हमेशा से किताबों में पढ़ते आए हैं कि नदी ऐसे आती है, ऐसे बहती है, यहाँ से ये गंदा होता है, ऐसे करके फिर वो लोगों की लाइफ को कनेक्ट करता है। लेकिन जब हम ग्राउंड पे उतरते हैं और जब हम रियलिटी देखते हैं कि नदी वाकई में कैसी होती है, तो हमें पता लगता है कि नदी लाइफलाइन को कैसे चलाती है। तो अभी जैसे इस साइड से आ रहा था, तो मैंने देखा कि कई पानी के जो सोर्सेज हैं वहाँ पे बहुत सारी प्लास्टिक इकट्ठे हो रखी हैं, बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है। तो मेरा ये सिर्फ इतना कहना है कि जो हम प्रकृति को देंगे, हमें प्रकृति वही वापस देगी। तो हम जितना नेचर को साफ रखेंगे, हमारे लाइफस्टाइल, हमारा जो लाइफ होगा उतना ही ज़्यादा साफ रहेगा। तो मेरा सभी से अनुरोध ये है, जैसे सर ने बताया कि जागरूकता फैलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो लोकल जितने भी लोग हैं वो सब नेचर पे ही डिपेंडेंट है। उनकी आस्था हो, उनके श्रद्धा हो, या उनका जो भी लाइफस्टाइल है, वो सब कुछ इस नेचर से ही, आसपास की चीज़ों से ही। तो जितना हम इसको साफ स्वच्छ रखेंगे, जितना हम इसको अच्छा बनाएंगे, उतनी ही ज़्यादा अच्छी उनकी लाइफस्टाइल होगी।
थैंक यू। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शिबू दास है। शिबू जी, ये बताइए, आप चित्रकूट भी गए होंगे। चित्रकूट में मां मंदाकिनी के नाम से आपने इसी नदी को देखा है वहाँ, जो यहाँ पे उद्गम स्थल है पैसुनी के नाम से। तो वहाँ के जल में और यहाँ के जल में जो डिफरेंस है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, किसी भी जगह से जब नदी उत्पन्न होती है तो वो जगह बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उत्पन्न जहाँ से होती है अगर वो जगह पॉल्यूटेड होगी उसकी इफेक्ट दूसरे जगह पे आएगी। तो हम लोगों में ये जागरूकता होनी चाहिए कि उद्गम जहाँ से होती है उस जगह को अच्छे साफ सुथरा रखिए, क्योंकि सोर्स अगर क्लीन होगा तो आगे जाके भी हमको उसका बेनिफिट मिलेगा। और जो सर ने बताया जन जागरूकता के बारे में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है सोसाइटी का डेवलपमेंट। और हम सोशल जियोग्राफी का स्टूडेंट है, तो नदी का अगर किसी भी सभ्यता का देखे तो सब नदी केंद्रित सभ्यता है। नदी के रिलेटेड ही सभ्यता का विकास हुआ है। तो मानव जाति के विकास में नदी का एक महत्वपूर्ण योगदान है, ये हमको नहीं भूलना चाहिए। और किसी भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर सोसाइटी में लाना है तो नदी को साफ सुथरा रखना भी जरूरी है, तभी मानव सभ्यता का उन्नति संभव है, ये मेरा विचार है। ओके। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश सिंह है सर। रिसर्चर है? जी सर। मैं सेकेंडरी पीएचडी कर रहा हूँ। ये जो बात तो होती है जन जागरूकता की, मां मंदाकिनी चित्रकूट में है, यहाँ वही मां पैसुनी उद्गम स्थल है। यहाँ के जल में और वहाँ के जल में काफी कुछ चेंजेस भी है। एज पर योर पर्सनल लाइफ, जो भी आप सोचते हो, उसके आधार पे क्या चेंजेस होने चाहिए जिससे ये लगातार अनवरत स्वच्छ रहे, संरक्षित रहे और सुरक्षित रहे? देखिए, हम लोग जैसे पढ़े लिखे हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नदी को साफ करने के लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। पढ़ाई लिखाई जो फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट हुआ उससे पहले भी लोग रहते ही थे रिवर्स के आसपास, और वो इनफैक्ट बहुत ज़्यादा अवेयर भी थे कि उसको कैसे साफ रखना है। बट अभी पॉपुलेशन जिस टाइप से बढ़ा है, डिपेंडेंसी, रिवर तो नहीं बढ़े, लोग उसके आसपास रहने वाले लोग बढ़ गए, डिपेंडेंसी बढ़ गई रिवर पे। तो उस हिसाब से जो प्रेशर है रिसोर्सेज पे, वैसे रिवर्स पे प्रेशर आ गई। तो अब चूंकि फॉर्मल एजुकेशन इतना ज़्यादा वो है कि हम इतना स्पेशलाइज पढ़ाई कर सकते हैं, तो जो पढ़े लिखे लोग हैं जिसमें हम लोग सर के साथ आए, उनका यही काम होना चाहिए कि पहले जो उनके जो इनहेबिटेंट्स है, जो क्षेत्रीय लोग हैं, उनको हम सजग बनाएं कि क्या कि इसको बचाना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ आप साफ रखेंगे तो आज भले उसका नहीं ना दिखे आपको, 10 साल 20 साल 30 साल उस पर आपको 30 साल बाद आपको उसका इम्पैक्ट दिखेगा। जिस तरीके से अगर अभी हम मतलब केयरलेस होके या फिर नहीं जान के भी अनइंटेंशनली भी अगर गंदगी फैला देते हैं तो 30 साल 40 साल बाद हमको इसके लाइक ऐसे परिणाम देखने को मिल सकते हैं जिसके शायद वापस ना जा पाए, मतलब इरिपेरेबल, वापस ठीक ना किया जा सके। तो समय रहते ही हमको एक्शन लेना ज़्यादा ज़रूरी है। और हम लोग इसी होप के साथ सर के साथ आए कि पहले देखे, चीज़ें समझे, कल को फिर कभी कंट्रीब्यूट करने का मौका मिले, स्टडी में मौका मिले तो हम फिर आना चाहेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम बापन मिश्रा है। मैं जेएनयू से पीएचडी कर रहा हूँ। अच्छा, चित्रकूट एक धार्मिक स्थली है। यहाँ के जो कल्चरल चीजें आपने देखी होगी, इन्वायरमेंटल आपने बहुत कुछ देखा होगा। यूनेस्को जियो पार्क बनाने की भी यहाँ एक बड़ी कवायद चली। उसके आधार पे ये जो नदियां हैं, ये कितनी महत्वपूर्ण है, आप थोड़ा सा अपना बताइए, विचार क्या है? तो इसमें मेरा सर ने बताया, बाकी मेरा दोस्तों भी बताया। इसमें मैं 2 और 3 चीज़ ऐड करना चाहूँगा, मुझे जो लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है इस जगह के लिए। पहली बात, चित्रकूट जो शहर है वो टूरिस्ट स्पॉट या धार्मिक स्तर पे बहुत इंपॉर्टेंट शहर है और बहुत लोग आते भी रहे होंगे और अभी आ रहे हैं। साथ साथ जो आपने कहा यूनेस्को जियो स्पॉट के साथ साथ जो नदियाँ हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे जो पुराने धर्म ग्रंथ हैं या जो पुराने धर्म है हमारा, उसके साथ कहीं ना कहीं रिलेटेड है। अभी इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे इको टूरिज्म, मैं सिर्फ टूरिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इको टूरिज्म विद सस्टेनेबल गोल, अगर हम लेके चलते हैं, यहाँ पे बहुत सारे डेवलपमेंट का स्कोप है। साथ साथ में इसमें 5 पैदान माना जाता है लाइवलीहुड का: ह्यूमन कैपिटल, नेचुरल कैपिटल, फिजिकल कैपिटल, फिनेंशियल कैपिटल और सोशल कैपिटल। ये जो 5 कैपिटल है, ये कैपिटल कहीं ना कहीं ग्रो हो सकता है, तभी ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट आएगा। और ये जो डेवलपमेंट है, ये इको टूरिज्म एक रास्ता हो सकता है जहाँ से ये नदी का साथ साथ समाज का पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक है। सर, एक बार मैं आपसे और बात करना चाहूंगा। बार की बड़ी कवायद हुई, बड़ी कार्यशाला हुई, मुख्यमंत्री से लेके मध्य प्रदेश परिक्षेत्र के, उत्तर प्रदेश परिक्षेत्र के,
मंत्री जो मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, मुख्यमंत्री जो चीफ मिनिस्टर आए, बात हुई वहाँ पे, इसकी दोनों पक्ष में चर्चा हुई कि यहाँ पे एक यूनेस्को जियो पार्क डेवलप किया। उसके आधार पे अगर देखा जाए तो ये जो जगह है चित्रकूट, ये कितनी महत्वपूर्ण है और यहाँ पे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जो यहाँ के लोगों को मिल सकती हैं, अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सकता है, उसके बारे में आप क्या कह सकते जियो पार्क के बारे में जो आपने बताया, उस गोष्ठी को मैंने भी देखा और मैंने भी उसको अटेंड किया था। पहला तो ये है कि जो लोग आपने बताए कि जो लोग आए, संभवतः बहुत सारे लोगों को उसके बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं, तो संभावनाएं उनको ढूंढना बहुत कम था। वो एक मकसद से आए और वो अपना मकसद वहाँ बात की, लोगों से बोला और वो चले गए। अब जियो पार्क को समझने के लिए संभावनाएं बहुत है और लोगों को इस इलाके में, जो चित्रकूट को मैं बार बार मुझे बुलाता है और मैं आता भी हूँ, यहाँ पर भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब, जियोलॉजी को देखा जाए, क्लाइमेट को देखा जाए, यहाँ के लोगों को, मुझे लगता है एक अद्भुत जगह है। और चित्रकूट एक अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट लोकेशन है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा कहीं पर लिखा और बताया नहीं गया, और व्यवस्थाओं का आभास लोगों को नहीं, और कुछ कमियां होने की वजह से वो नेशनल इंटरनेशनल टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जो व्यवस्थाएं बननी चाहिए वो अभी तक नहीं बनी है। और भारत सरकार ने या प्रदेश सरकार ने उसको अपने माध्यम से कहीं पर ऐसा आयोजन कर उसको नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक ले जाने में कहीं वो चूक कर गए अभी तक। जियो पार्क आने से ऐसा मैं मानता हूँ कि इंटरनेशनल, अगर वो यूनेस्को उसको अडॉप्ट करता है तो ये अपने आप ही इंटरनेशनलाइज हो जाएगा, और उसकी वजह से किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अपने आप लोग भी आएंगे, इन्वेस्टमेंट भी आएगी। तो यहाँ पर जो यूनेस्को के जितने भी तत्व होने चाहिए किसी पार्क के अंदर, वो सब पाए जाते हैं। जब वो इतनी सारी संभावनाएं हैं तो उसका जब अगर मध्य प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार अगर इसको ठीक से समझे और वैज्ञानिकों के साथ बैठ के इसका करें, ऐसा मैंने जो जियो पार्क के संचालक हैं सतीश जी, उनसे बात भी की है कि एक प्रोजेक्ट इसके बारे में अच्छा सा लिखा भी जाए और मध्य प्रदेश सरकार को समझाया जाए, यूपी सरकार को भी समझाया जाए, उनके रिलेटेड मंत्रियों से भी बात की जाए। तो मुझे लगता है अगर वो सरकार समझती है और वो अपने डोमेन में, सबसे पहला विदेश में जाकर के यूनेस्को को लाना संभव नहीं है। अगर मध्य प्रदेश सरकार चित्रकूट को जियो पार्क घोषित कर देती है तो ये उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। उत्तर प्रदेश सरकार अपने हिस्से को, मध्य प्रदेश सरकार दोनों को मिल करके इसको दोनों सरकार का साझा जियो पार्क घोषित कर दें और अपने डोमेन में सरकार में इसकी नोटिफिकेशन कर दें। थैंक यू सर। तो एक बार हम बात करना चाहेंगे अशोक जी आपसे, आपका भागीरथी प्रयास जारी है। ये भागीरथी जो प्रयास है, इसके लिए आपने यूनेस्को जियो पार्क से कवायद स्टार्ट की। आज आप उसी की कड़ी में ये साइंटिस्ट हैं, आपके रिसर्च स्कॉलर्स हैं जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से आपकी अगुवाई में यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तो ये आपका जो भागीरथी प्रयास है, ये कहाँ तक पहुंचने वाला है? इससे चित्रकूट का कितना लाभ होने वाला है? यहाँ की बेरोजगारी, यहाँ का टूरिज्म, इसके लिए आप अभी कितना प्रयत्नशील हैं? क्या प्रयास है आपका? तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप प्रारंभ से ही हमारे विषय को समझते हुए इस पर रुचि दिखा रहे हैं और हमारे कार्य में इतना बड़ा सहयोग कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि 1, 2, 3 अगस्त को यूनेस्को जियो पार्क संभावित चित्रकूट यूनेस्को जियो पार्क को लेकर के एक फील्ड वर्कशॉप हुई। उसमें माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी वर्कशॉप का उन्होंने उद्घाटन किया और माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय महेंद्र सिंह जी, श्रीमती रजनी तिवारी जी तथा विभिन्न नेतागण और जो चीज़ों को समझते हैं और उनको मूर्त रूप देने में सहायक होंगे, ऐसे लोगों ने, बड़े विद्वानों ने, देश के प्रतिष्ठित साधु संतों ने
उस कार्यक्रम का भाग बन करके और उसमें हमको आशीर्वाद दिया, आगे बढ़ने के लिए उन्होंने उत्साहित किया। उसी कड़ी में आज यह एक कार्यक्रम है कि जहाँ से नदी निकलती है, उद्गम स्थल पर पहुंचकर पहले वहाँ पर स्वच्छता और वृक्षारोपण के माध्यम से कैसे नदी को रिचार्ज किया जाए, कैसे जल संचयन को बढ़ाया जाए, इस पर हम लोगों ने आज ये कार्यक्रम किया है और यह कार्यक्रम सफल हो जाए। हम यदि उद्गम को ही शुद्धता की परिणति दे पाए तो हम पूरी मंदाकिनी नदी को, जो चित्रकूट की जीवन रेखा है, उसको हम नया जीवन प्रदान करने में एक सहयोग मात्र करेंगे और मुझे लगता है कि हम इसमें जरूर सफल होंगे। तो सुनील जी, तो देखिए कहीं ना कहीं जो यूनेस्को जियो पार्क की जो बात चल रही थी और अतर्रा पोस्ट ग्रेजुएट जो डिग्री कॉलेज है उसके प्रोफेसर हैं डॉक्टर अश्विनी अवस्थी जी, इन्हीं की अगुवाई में ये सारा जो कार्यक्रम है वो ऑर्गेनाइज हुआ है। मैं जनपद चित्रकूट से वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत के साथ सुधीर मिश्रा, एएनबी न्यूज चित्रकूट।